आज हम ट्वेल्थ क्लास के लिए प्रकाश की चैप्टर में यानी ऑप्टिक्स में प्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लेंस से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो सारा बता चुके हैं। लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये लास्ट क्लास में हमने बात किया था। और थोड़ा सा टाइम मिलने पे ये भी बताए थे कि अपवर्तन में विचलन कितना होता है या परावर्तन में विचलन कितना होता है। इन सब बातों पे चर्चा हो चुका है। आज हम टोटली रिफ्रैक्शन में जो बात करेंगे, प्रिज्म से रिलेटेड बात करेंगे, यानी प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिज्म होता क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होता है जो 2 इंक्लाइंड सरफेस से घिरा हुआ होता। तो ये प्रिज्म है क्या? ये एक प्रकाशीय युक्ति है जो 2 आनत पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। ये समांगी और पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा समांगी और पारदर्शी माध्यम जो 2 आनत तल से घिरा हुआ हो। आनत मतलब तिरछा तल, 2 इंक्लाइंड सरफेस से घिरा हुआ हो, यही प्रिज्म कहलाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच इज सराउंडेड बाय द 2 इंक्लाइंड सरफेस। एक्चुअल में इसको देखेंगे तो ये 3 सरफेस होता, ये प्रिज्म है। और 2 इंक्लाइंड सरफेस के बीच का जो एंगल है, इसका प्रिज्म एंगल ए से डिनोट करते हैं। ये जो दोनों इंक्लाइंड सरफेस के बीच का जो एंगल है, इसको ए, और ये इसका बेस है। प्रिज्म का क्या है? बेस। प्रिज्म एंगल को हम प्रायः ए से ही डिनोट करते हैं। ये प्रिज्म है। प्रिज्म की एक ख़ास बात क्या है? ये सूर्य प्रकाश की किरणें जब इससे होकर के गुजरती है तो सूर्य प्रकाश की किरणें ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये जिधर जाना था और ये जिधर चला गया, इन सब के बीच कुछ न कुछ एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। जैसे किरण को जाना था इस दिशा में, चला गया इस दिशा में, तो इसको हम लोग इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो सबसे अधिक डेविएशन किसका होगा? तो सबसे अधिक डेविएशन वायलेट कलर का होता है और सबसे कम डेविएशन जो होता है ये रेड कलर का होता है। ये VIBGY, बीच में येलो आएगा। तो वायलेट कलर का जो डेविएशन है सबसे अधिक हो जाता है और रेड कलर का जो डेविएशन है सबसे कम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये श्वेत प्रकाश की किरणें या सूर्य प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना है इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंगों की पट्टी जिस पर्दे पर प्राप्त की जाती है उसको हम लोग वर्णपट या अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो 7 रंगों में क्यों विभक्त हो गया, इसका कारण पता चलेगा हम आगे जाके कॉचीज इक्वेशन पढ़ेंगे। कॉची का समीकरण वो बताता है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लैम्डा पे डिपेंडेंट होता, यानी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता। और हर कलर का जो वेवलेंथ है ये अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता। तो चलिए, ये था प्रिज्म और प्रिज्म के बारे में परिचय। तो अब हम इसको इन डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा जाता है, आपको कहेगा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इन बातों को हम कोशिश करते हैं कि इन बातों को प्रूफ किया जाए। तो कई बार 5 नंबर में पूछा भी जाता है। प्रिज्म एंगल के बारे में अभी हमने तुरंत कहा कि 2 इंक्लाइंड सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसी को प्रिज्म एंगल कहते हैं। अच्छा, इसका जो डायग्राम हम बनाते हैं, डायग्राम को आप बारीकी से देखेंगे और उसमें हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। स्नेल्स लॉ से, और उसके बाद ज्योमेट्री का कुछ रूल रेगुलेशन लगेगा। तो चलिए, हम मानते हैं कि ये एक प्रिज्म है। ये प्रिज्म एंगल A, B और C, दोनों प्रिज्म के बीच का जो एंगल है ये प्रिज्म एंगल A।
ये एक श्वेत प्रकाश की किरणें हैं, ये श्वेत प्रकाश की किरणें गई, तो जैसे सूर्य प्रकाश की किरणें गई तो इसी दिशा में चली जाती अगर माध्यम नहीं बदलता तो। लेकिन होता क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे प्रकाश की किरणें जाएगी तो अपना किरण अपना दिशा बदलेगी। तो हम मानते हैं किरण दिशा बदल के इस सरफेस पे यहाँ आया। बोलिए, स्टॉप करें, रुकिए एक सेकेंड। चलिए, हम प्रिज्म के बारे में बात कर रहे थे। ये एक सूर्य प्रकाश की किरणें गई तो अपवर्तन के बाद ये किरणें इस बिंदु पर आई। ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पे हम जो है अभिलंब खींचेंगे और इस आपतन बिंदु पे भी हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब मतलब तल से लंबवत जाएगा। तल से क्या होगा, ये लंबवत जाएगा इस तरीके से, तल से ये लंबवत जाएगा इस तरीके से। और यहाँ भी एक तल से लंबवत एक लाइन जाएगा, तल से लंबवत एक लाइन जाएगा, ठीक। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण R, इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं। तो अच्छा, किरण को अब जाना था इधर, अब इधर तो जाएगा नहीं, तो अभिलंब से दूर भाग गया, तो मान लेते फाइनली इधर चला गया। अच्छा देखिए, तो 2 बार विचलन हुआ, एक बार जाना था इधर चला गया इधर, एक बार और जाना था इधर इस डॉटेड पाथ पे जाना था और चला गया इधर। तो देखें, इसको हम बैक खींचते हैं, इसको हम क्या खींचते हैं, बैक खींचते हैं इस तरीके से। तो जाना था इधर चला गया इधर, तो इसको विचलन कोण डेल्टा कहते हैं और इसको विचलन कोण डेल्टा 1। ये R2 है और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये निर्गत किरण इसको बोलते हैं। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच इसको E यानी एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी तो I डैश से डिनोट करते हैं। और ये एंगल डेविएशन डेल्टा 2। देखिए, ये एक बार डेविएशन यहाँ हुआ, दूसरी बार डेविएशन यहाँ हुआ, चूँकि जाना था इधर चला गया इधर, तो ये जो एंगल है वही एंगल ये बनेगा। अच्छा, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम S मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PQS में अगर हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल PQS में, तो इस PQS में बात करेंगे तो इस त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, त्रिभुज का जो बहिष्कोण है ये डेल्टा, ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो इस डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा 1 का मान कितना होगा। देखिए, ये अगर आपतन कोण I है तो ये पूरा आपतन कोण I होगा। तो इसको डेल्टा 1 इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये पूरा I होगा। तो मतलब डेल्टा 1 अब प्लस R1 इक्वल टू लिखेंगे, ये दोनों मिल करके आपतन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर सिर्फ डेल्टा 1 निकलना चाहें तो I माइनस R1। उसी तरीके से ये डेल्टा 2 प्लस R2, ये अभिलंब और निर्गत किरण, इन दोनों की शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण निर्गत कोण E है। तो E अब प्लस E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 2 प्लस R2। तो सीधा डेल्टा 2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, E माइनस R2, E माइनस R2। तो इसको हम डेल्टा 1 को अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा 1 को अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 को लिख सकते हैं यहाँ I माइनस R1, और डेल्टा 2 को क्या लिख सकते हो, तो डेल्टा 2 को लिख सकते हो E माइनस R2। ये हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये इस तरीके से ये डेल्टा। अच्छा देखो, इसको इक्वेशन 1 2 कुछ भी मान लो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं त्रिभुज PRQ में। त्रिभुज PRQ में अगर हम बात करेंगे तो त्रिभुज PRQ में क्या होगा, R1 प्लस R2 और प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये R1 प्लस R2। अब हम पुनः एक चतुर्भुज में इसको इक्वेशन 2 मान लो।
अब हम चतुर्भुज APRQ में बात करते हैं। चतुर्भुज APRQ में, तो चतुर्भुज APRQ में बात करेंगे तो कोण A प्लस ये 90 डिग्री अब प्लस कोण R प्लस ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम अगर समीकरण 2 और 3 को देखेंगे तो दोनों 180 और 180 है। तो समीकरण 2 और 3 से देखेंगे तो 180 ये भी है, 180 ये भी है। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल R इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल R। एंगल R से एंगल R क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये R1 अब प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अच्छा सॉरी 3 मान चुके हैं, तो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब ये सब इक्वेशन काम आने वाला है। इसमें अब हम न्यूनतम विचलन के लिए कंडीशन लगाएं कि आखिर किस कंडीशन के तहत इस प्रिज्म से ये जो विचलन होगा, ये देखिए इनिशियली रे जा रहा था इधर और फाइनली गया इधर, तो कुल विचलन तो यही हुआ। तो फॉर मिनिमम डेविएशन की अगर हम बात करें, मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन के लिए, तो न्यूनतम विचलन के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, तो न्यूनतम विचलन के लिए ये I जो है E के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, और R1 जो है ये R2 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 से अगर हम देखेंगे, समीकरण 1 से तो डेल्टा इक्वल टू ये I प्लस E का मान भी I माइनस R1 भी R2 को भी R1 ही कर देते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2I माइनस 2R1। तो 2I इक्वल टू, अच्छा जब न्यूनतम विचलन की बात हुई तो मतलब कब विचलन होगा, तो I जब E के बराबर हो, मतलब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो, तो वैसे परिस्थिति में जब E का भी मान I के बराबर कर देंगे तो ये क्या होगा, मिनिमम। तो नीचे MIN लगाते हैं, मिनिमम नीचे MIN लगाते हैं, प्लस ये 2R1 ये, तो इसको इस साइड कर दिए। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस 2R1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 2R1 जो है ये एंगल ऑफ A यानी प्रिज्म एंगल के बराबर होगा। समीकरण अगर 4 से हम लिखना चाहें तो इसको 2R1 को हम A लिख दें तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल A बाय 2। अच्छा समीकरण 4, अच्छा 2R1 इक्वल टू A काहे लिख दिए, तो समीकरण 4 से अगर आप देखेंगे तो समीकरण 4 में क्या खाता था, R1 प्लस R2 बराबर है। तो चूँकि न्यूनतम विचलन के लिए R1 का मान R2 के मान के बराबर हो गया, तो R2 के बदले भी R1 तो लिखा जा सकता है, इसको प्रिज्म एंगल A लिख सकते हैं। तो 2R1 इज इक्वल टू A, इसलिए R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बाय 2। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अब इन सबको हम मिटाते हैं। अब हम डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ में क्या होता था, स्नेल का नियम लगाएंगे और मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट स्नेल का नियम लगाते हैं, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, μ1, अच्छा इसका आप वर्तनांक मान लेते हैं μ1 है और प्रिज्म का जो वर्तनांक है μ2 है, तो इसको लिख सकते हैं μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R1। इसके अंदर का एंगल जो है R1 माने थे, तो साइन I, अच्छा देखेंगे ये μ1 या ऐसे देखें μ2 बटे μ1
इस म्यू टू को इधर कर, म्यू टू बटे म्यू वन इक्वल क्या हो जाएगा साइन आई अब बटे साइन R1। अच्छा, यदि म्यू वन इक्वल टू 1 हो जाए, किसके लिए, हवा के लिए, म्यू वन इक्वल टू 1 हो जाए, जनरली हवा ही होता है तो म्यू वन का मान 1 ही होगा, तो म्यू टू का मान म्यू, तो सीधा म्यू इक्वल क्या हो जाएगा साइन आई अब बटे साइन R1। तो आई का मान रखोगे तो क्या आएगा, आई का मान रखेंगे तो म्यू साइन म्यू इक्वल टू साइन आई कितना, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटे 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2। ये क्या, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला। यदि म्यू वन इक्वल टू 1 तो म्यू टू इक्वल क्या हो जाएगा म्यू वन इक्वल टू 1 किसके लिए, हवा के लिए। तो अगर किसी दूसरे माध्यम की बात करें तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 साइन आई बटे साइन आर। इसमें चूंकि सराउंडिंग मीडियम एयर ही होता तो हवा के लिए अपवर्तनांक 1 करें तो म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये प्रिज्म का बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसको प्रूव करने के बाद आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस बात को अच्छे से प्रूव करने के लिए 2-3 बार रिपीट कर लेंगे इस पूरी डेरिवेशंस को, और अपने से करके 1-2 बार चेक कर लेंगे कि आपसे प्रूफ हो पाता है या नहीं हो पाता। इसमें भी अगर कंडीशन वंडीशन लगेगा तो और भी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म का जनरल इक्वेशन आया, इसी में एक आता है पतले प्रिज्म का कंडीशन। तो पतले प्रिज्म यानी फॉर थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म में क्या परिवर्तन होता है उसके लिए भी हम देखेंगे। अब पतले प्रिज्म, ये मिटने में परेशान कर रहा है। चलिए देखिए, पतले प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए यानी फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म की अगर हम बात करें तो थिन प्रिज्म क्या होगा, तो ये प्रिज्म है, ये जैसे प्रकाश की किरणें जाएगी। अच्छा, इसमें देखेंगे ये साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू द आई लिखेंगे और साइन आर अप्रॉक्स इक्वल टू द आर लिखेंगे। ये कंडीशन होता है फॉर ए स्मॉल एंगल, किसके लिए, फॉर ए स्मॉल एंगल, ये स्मॉल एंगल होगा एंड एंगल शुड बी इन रेडियन, एंगल शुड बी इन रेडियन, एंगल रेडियन में होना चाहिए। एक तो एंगल स्मॉल होना चाहिए, दूसरा एंगल रेडियन में होना चाहिए। म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। अभी तुरंत हमने कहा साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू द आई, तो चूँकि स्मॉल एंगल है तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, ये अप्रॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। और उसी तरीके से साइन ए बाई 2, ये अप्रॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई 2। तो इसको लिखेंगे म्यू इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसल। तो म्यू इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ए, और इस ए को उस साइड भेज देंगे तो माइनस ए। तो डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा, तो म्यू इंटू 1 माइनस ए क्या, तो प्रिज्म एंगल, ए क्या, तो प्रिज्म एंगल। तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए क्या, प्रिज्म एंगल, म्यू क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा मिनिमम क्या है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन।
तो अब है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल्स का। तो हालांकि हम लोग अभी तक कांच के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा 1.5, 1.45 या 1.55 इस तरीके से लेते थे, लेकिन एक्चुअल में किसी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, तो रे पे। तो इसी में एक कूसी का समीकरण आता है जो कि हमको बताता है कूसी का समीकरण। एक्चुअल में हिंदी में हम कूसी का समीकरण लिख देते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कॉचीज इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉचीज इक्वेशन। ये कॉचीज इक्वेशन कहता क्या? ये कहता है किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता। और वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? तो म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 इस तरीके से। ये म्यू क्या? तो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वेयर म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपवर्तनांक है। म्यू क्या? अपवर्तनांक है। और ए बी सी डी क्या है? तो ए कोमा बी कोमा सी ये सब आर्बिट्री कांस्टेंट है, नियतांक है। आर्बिट्री मतलब कोई भी ए बी सी डी कोई भी कांस्टेंट है। और लेमडा क्या? तो लेमडा जो है ये वेवलेंथ, लेमडा क्या? वेवलेंथ है, जिसको हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब देखिए आप लोग श्वेत रंग में जो है 7 कलर होता है, वो 7 कलर कौन कौन होता है इस बात को याद रखेंगे और उस बात से इसका वेवलेंथ भी डिपेंड करेगा। आप लोग नाम सुने होंगे विबजियोर, VIBGYOR। V फॉर वायलेट, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, I फॉर इंडिगो, और B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, Y फॉर क्या होगा? येलो, O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज, और R फॉर रेड। तो ये बैगनी, आसमानी, नीला, तो VIBGYOR। तो ये सब आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पे तरंगदैर्घ्य क्या होता? तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, तरंगदैर्घ्य बढ़ता। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका? रेड का। सबसे अधिक वायलेट का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका? तो रेड का। आप लोग याद रखेंगे जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। जैसे ही अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो आपको एक बात बताए थे डेविएशन। डेविएशन क्या बताए थे? म्यू माइनस 1 इंटू ए। जैसे मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म एंगल तो हर कलर के लिए सेम होगा। प्रिज्म एंगल हर कलर के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो ये श्वेत प्रकाश की किरणें गई, ये श्वेत प्रकाश की किरणें गई इस तरीके से। जैसे श्वेत प्रकाश की किरणें गई तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो सबसे कम जो विचलन होगा किसका होगा? तो देखेंगे सबसे कम विचलन किसका होगा? जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा? तो अपवर्तनांक सबसे कम उसका होगा जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक है। वेवलेंथ अधिक होने का मतलब कि ये टोटल वैल्यू कमेगा, टोटल वैल्यू कमेगा मतलब अपवर्तनांक कमेगा। तो रेड कलर के लिए जो है, रेड कलर के लिए अपवर्तनांक सबसे कम आएगा, जिसकी वजह से डेविएशन सबसे कम आएगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक है। रेड कलर का वेवलेंथ अधिक होने का मतलब अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक कम मतलब विचलन कम। तो इसलिए रेड कलर का जो विचलन है कम आया और वायलेट कलर का जो विचलन है ज़्यादा आया, और येलो कलर जो है इसका विचलन माध्य में आता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जिसका भी अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक अधिक हो मतलब तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है कि अपवर्तनांक घटेगा, और अपवर्तनांक घटने का मतलब विचलन घटेगा। तो सबसे कम विचलन रेड कलर का और सबसे अधिक विचलन बैगनी कलर का, यही है। तो इसी तरीके से आप लोग याद रखेंगे, और यही कारण है कि 7 अलग अलग रंग अपने 7 अलग अलग रंग में बट जाता है। मतलब श्वेत प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो सब कलर का तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, जिसकी वजह से अपवर्तनांक अलग अलग हो गया, और अपवर्तनांक अलग अलग होने की वजह से ये विचलन भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। और यही कारण है कि श्वेत प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।
और यही 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना है इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंग जो किसी एक पर्दे पर प्राप्त होती है तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कह देते हैं। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अब अगले दिन इससे आगे का कैलकुलेशन हम करेंगे। धन्यवाद।